शुरुआत अफसोसनाक खबर के साथ तमिलनाडु से है। ये खबर तमिलनाडु में रथ फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा सानहा पेश आया। रथ बिजली के तार की जद में आ गया, जिसकी वजह से मौके पर ही 11 अफराद हलाक हो गए, 15 शदीद जख्मी बताए गए हैं। महलविकीन में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तंजवूर मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। கலிமேடு கிராமம், கள்ளப்பரம்பூர் காவல் நிலையம், வல்லம் சப்டிவிஷன். அங்கே இந்த அப்பர் சாமி கோயிலில் வருஷா வருஷம் நடக்கக்கூடிய சப்பரம் எடுப்பு திருவிழா. அந்த சப்பரம் எடுத்து வந்தபோது கொஞ்சம் தடுமாறி மேலே போயிட்டு இருந்த ஹைடென்ஷன் ஒயரில் அந்த சப்பரத்தினுடைய உச்சி பகுதி பட்டு அது ஒயரில் பட்டுதா இல்லை அந்த ஆர்க் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்திருக்குதா அப்படிங்கிறது அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன். அப்போது ஏற்பட்ட அந்த எலக்ட்ரிக்யூஷன் இதில் 10 பேர் இறந்துருக்குறாங்க. அதில் 3 பேர் அங்கே ஸ்பாட்டில் இறந்துருக்குறாங்க. அப்புறம் 7 பேர் இந்த தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க. இப்போ மீதி காயம்பட்டவங்க இன்னொரு 15 பேர் இருக்கிறாங்க. அதில் டாக்டர்ஸ் வந்து தீவிரமாக சிகிச்சை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக்யூஷன் ஆக்சிடெண்ட் வந்து எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் என்ன நடந்தது, எக்ஸாக்ட் காஸ், எப்படி அந்த சம்பவம் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே புலன் விசாரணையில் இருந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से हमारे रिपोर्टर मुलिगन। मुलिगन, व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ, स्पेशली रिगार्डिंग द एक्स ग्रेशिया? हेलो मुलिगन, कैन यू हियर मी? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मुलिगन से, जो कि चेन्नई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुलिगन, कैन यू हियर मी? तो एक अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है तमिलनाडु में, जहां पर बिजली का झटका लगने से 11 अफराद हलाक हो गए हैं। मौके पर ही कई जख्मी हैं और इनमें जो महलविकीन हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं। खास तौर पर हम आपको बताएं कि ये जो एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टर मुलिगन से। मुलिगन, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज द अपडेट स्पेशली रिगार्डिंग द एक्स ग्रेशिया? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में रथ फेस्टिवल के दौरान ये बड़ा सानहा पेश आया है। रथ बिजली की तार की जद में आने से 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर मुलिगन से। मुलिगन, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ? तो तमिलनाडु में रथ फेस्टिवल के दौरान ये बड़ा सानहा पेश आया है। बिजली के तार की जद में आने से 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। महलविकीन में कुछ बच्चे भी शामिल हैं और जख्मियों को तंजवूर मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। 2 की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है और आज सुबह जब ये खबर आई उसके बाद से ही लगातार हमारी नजर बनी हुई है तफसीलात पर। बेहद अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है तमिलनाडु में। रथ फेस्टिवल के दौरान ये बड़ा सानहा पेश आया है। हालांकि तफ्तीश जो है वो जारी है। पहला जो यहाँ पर सबसे अहम बात है कि जो लोग जख्मी हैं, जिसमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनकी जानिब तवज्जो दी जा रही। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे जो रिपोर्टर हैं चेन्नई से मुलिगन। मुलिगन, व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ?
in a very tragic incident. 11 people have lost their life due to electrocution during a temple festival in Tanjavur district. Yesterday around 3 a.m. is what we are learning from the local sources. A car procession was taken forward. It was an annual function is what we are learning from the locals. And when the car, that is a temple car, reached a particular point, it got in touch with an overhead power line is what we are learning. And in this incident, 11 people were electrocuted to death, and including 3 children is what we are learning from these sources. And apart from this, 12 more people have been injured and 2 are grievously injured is what we are learning from the local zone IG also. And following that, now the Chief Minister will be taking the 11:30 flight and he will be going to Tanjavur. He will be inquiring with the injured is what we are learning from the official sources. And apart from this, now the government have announced solacium of 5 lakh rupees to the family members of the people who have lost their life in this tragic incident. And apart from this, concerned minister is also expected to brief the assembly about this tragic incident as soon as the assembly proceedings begin in the Tamil Nadu Secretariat. जी मुरलीधरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर अपडेट के लिए, डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच। हाल ही दिनों में मुल्क में कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि तशवीश का बायस बन गया है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान 2500 या इसके करीब नए मामलों की तस्दीक हुई है। कई रियासतों में एक बार फिर से मास्क लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं। वर्चुअल होने वाले इस इजलास में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया और वजीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर वजारतों के आला हुक्काम की शिरकत मुतवक्के है। तो अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, तशवीश की वजह बन गया है। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान 2500 या इसके करीब नए मामलों की तस्दीक हुई है। तमाम तर जो रियासतें हैं वहां एक बार फिर से नए जो कोरोना की जो गाइडलाइंस जिस तरह से हैं उस पर अमल करने की बात की जा रही है, अपील की जा रही है और पीएम खुद इन तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अनूप गुप्ता का। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज का जो ये वर्चुअल मीटिंग है इसको माना जा रहा है, खास तौर पर जो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से फिर एक बार कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और पहले भी एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो है वो चर्चा करेंंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है वो केंद्र सरकार की हो रही है और किस तरीके से सरकार आगे की कार्य योजना बना रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर जानना चाहेंगे मुख्यमंत्रियों से कि उनकी तैयारियां किस तरीके की है और उनको किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल पहले लागू थे, अभी बहुत से राज्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल में थोड़ी ढिलाई दी है। तो क्या आगे कार्य योजना बनाई जाए जिससे ये जो वेव आया है उस पर काबू पाया जा सके। तो तमाम बातें हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। जी अनूप, तो बेहद अहम रहने वाली है ये मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट आज मुल्क से बगावत के कानून यानी आईपीसी की दफा 124A की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने वाला है। पिछली सुनवाई में अदालत ने मरकज से इस मामले में अपना रुख वाज़ेह करने के लिए कहा था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और साबिक फौजी ऑफिसर्स ने अर्जियां दाखिल की हैं। पिछली समाअत जुलाई 2021 में हुई थी, जिसमें अदालत ने 9 आबादियाती दौर के इस ताज़ीराती कानून के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। अदालत ने समाअत के दौरान यह भी कहा था कि सेडिशन कानून का मकसद आजादी की तहरीक को दबाना था। तो बेहद अहम, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, काफी अहम माना जा रहा है आज की इस सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को, आपसे तफसीलात चाहेंगे।
देखिए मेरा साफ तौर पे अगर देशद्रोह के एक्ट को जो चैलेंज किया गया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की थी। हालांकि इन तमाम टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंग्रेजों के समय का चलाया हुआ कानून है जो फिलहाल इसको गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, और ये कानून एक फिलहाल आरी की तरह है जो फिलहाल ऐसा माना जाता है कि जंगल में एक पेड़ को काटने के बजाय पूरे जंगल को काट देना चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में उनका रुख मांगा गया था जवाब। तो अब आप देखना बेहद अहम होगा कि आज फिलहाल इस पूरे मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन तमाम 4 याचिकाओं पर आप सुनवाई करनी है, उसमें एडिटर गिल्ड की याचिका है, मेजर अवनीत कुमार की याचिका है, तो ऐसे 4 याचिकाएं बिना दाखिल की गई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे कानून को लेकर चिंता जाहिर की थी, ये कहा था कि क्यों ना इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। अब केंद्र सरकार का आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है तो क्या रुख होगा ये देखना बेहद अहम होगा। जी सुशील, तो लगातार बेहद अहम खबर पर हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। अहम खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में 10वीं के इम्तिहान आज से शुरू हो रहे हैं। इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस साल 6,22,537 तलबा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी मरकज पर अगर किसी वजह से आधे घंटे की ताखीर पर तालिब इल्म पहुंचता है तो भी उसे बैठने की इजाजत दी जाएगी। 3,776 इम्तिहानी मराकज यानी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ख्याल रहे कि कोरोना के सबब गुज़िश्ता 2 साल से 10वीं के इम्तिहान नहीं हो रहे थे। और सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर जो इम्तिहानी मराकिज हैं, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल नजर आ रही है, खास तौर पर क्योंकि बच्चे जो हैं वो 2 साल के अरसे के बाद इम्तिहान दे रहे हैं, जोश खरोश। हाँ, तो लगभग कोरोना की वजह से 2 साल तक इम्तिहान नहीं थे, तो इस बार जो है ना हुकूमत की तरफ से बच्चों को पाव घंटा यानी 15 मिनट ज्यादा टाइम दिया गया है। पहले 3 घंटे टाइम दिया जाता, अब 3.25 घंटे टाइम दिया गया है। कहा कि 2 साल से 2 बच्चे एग्जाम से में ना रही है, इसकी प्रिपरेशन का टाइम था और टाइम भी दिया गया है। वही दूसरी तरफ जो मई का अप्रैल का लास्ट है, धूप की शिद्दत ज्यादा है, तो ऐसे में जहाँ जहाँ सेंटर से वहाँ पंखों का पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। वही दूसरी तरफ ठंडे पानी का और जो है ना मेडिकल एक टीम को भी हर एक सेंटर में रखा गया कि धूप की शिद्दत की वजह से बच्चे परेशान ना हो, किसी तरह का मसला ना हो। और दूसरी तरफ जो है ना ट्रैफिक जाम या दूसरे कुछ मसाइल की तरफ से कोई बच्चा लेट आता है तो आधे घंटे तक बच्चे को 9:30 बजे के बाद जो है ना पूरी तरह से एग्जाम स्टार्ट होगा। 10 बजे तक आधा घंटा टाइम दिया गया कि कहीं ट्रैफिक जाम या दूर से आने वाले बच्चे परेशान ना हो। तो इस वजह से जो पूरी तरह से जो 10th के एग्जाम को पूरी तरह से इत्मीनान से और बच्चे लिखने के लिए पूरी इंतजाम किए गए हैं। जी साहब, तो काफी अहम बात आपने बताई है, खास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और ऐसे में बच्चों की सेहत पर भी नजर रखना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल टीम्स को वहां पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसाक तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, स्कूल में हिजाब पहनने का तनाजा अब जम्मू कश्मीर जा पहुंचा है। जी हां, बारामूला के एक स्कूल में हिजाब पर पाबंदी की बात सामने आ रही है। स्कूल के अमले पर लगाई गई है ये पाबंदी। स्कूल के औकात में हिजाब पहनने से गुरेज करें। फौज के जेरे इंतजाम चलने वाले स्कूल की जानिब से ये फरमान जारी किया गया है। ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से बाकायदा सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। तो स्कूल में हिजाब पहनने का जो मामला है वो अब जम्मू कश्मीर जा पहुंचा है। बारामूला से ये खबर आ रही है, कश्मीर के बारामूला के एक स्कूल में हिजाब पर पाबंदी की बात सामने आ रही है। स्कूल के अमले पर पाबंदी लगाई गई है। स्कूल के औकात में हिजाब पहनने से गुरेज करें। फौज के जेरे इंतजाम चलने वाले स्कूल की जानिब से फरमान जारी किया गया है और ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हिजाब पहनने का जो तनाजा है
वो अब जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे बारामूला का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या कुछ सर्कुलर में कहा गया है? जी है ना, मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर कल शाम को ही जो है सोशल मीडिया पे आया है। 24 तारीख को ये इजरा किया गया है ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। जो ये स्कूल है टैगर परिवार स्कूल है, ये जो नाखेज, जो जिस्मानी तौर नाखेज बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया था। एक्चुअली 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है स्कूल को, और फिर 2022 में 2021 में एक पुणे की एक कंपनी जो है एनजीओ है इंद्रानी बालन फाउंडेशन, उन्होंने इस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था और इन बच्चों की सही तालीम तरबियत के लिए काफी इकदाम किए थे। लेकिन कल शाम को ये ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये ऑर्डर आया कि जो खवातीन इस स्कूल में काम कर रही हैं, टीचर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो खवातीन हैं, वो स्कूली अवकात के दौरान जो है हिजाब तर्क करें। तो ये जो है, मैं ये बात काबिल जिक्र यहाँ है कि बारामूला जिले में फौज के काफी बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते हैं और बेरोजगार पढ़ी लिखी जो है खवातीन उसमें काम कर रही हैं। लेकिन ये ऑर्डर जो कल शाम को आया है, ये बड़ा चिंता है लोगों में इस ऑर्डर की, और ये ऑर्डर किस वजह से निकाला गया है लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। जी सज्जाद, आपसे ये जानना चाहेंगे आज क्या इसका कुछ असर नजर आ रहा है? इसके ताल्लुक से कोई इत्तला, कोई अभी तक का क्या कुछ वहां पर मंजरनामा? हमने काफी कोशिश की थी कि स्कूल इंतजामिया से इस बारे में बात करें कि ऑर्डर किस वजह से निकाला गया है और क्यों निकाला गया है, लेकिन उनसे अभी तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में ही ये ऑर्डर है और इस बारे में ये अभी कहना मुश्किल है कि इस ऑर्डर के पीछे क्या अगराज व मकासद हैं। जी सज्जाद, तो बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे गर्मी की शिद्दत की। जी हाँ, मुल्क के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की चपेट में हैं। खासकर शुमाली हिंदुस्तान में लोग गर्मी से उनका हाल बेहाल है। लू और गर्म हवाओं के थपेड़े चलने से लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। दिन के औकात में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रहे हैं, यानी सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। कई मुकामात पर पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस गर्मी में ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आपको बताएं कि अक्सर इस तरह की जो गर्मी है वो मई या जून में देखी जाती है, लेकिन अभी अप्रैल में ही इस तरह के हालात जो हैं गर्मी के बने हुए हैं, जो बेहद तशवीशनाक है। गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को पानी काफी पीना चाहिए, कपड़े भी ढीले ढाले सफेद हल्के रंग के पहनना चाहिए। कोशिश ये करें काले रंग के कपड़े ना पहने और तेज धूप में ना निकले। जल्दी हम मरीज भी, जैसा कि अस्पताल में हमारे पास हम सुबह जल्दी ज़्यादा मरीज आ जाते हैं जिससे वो ठंडक में दिखा के चले जाए। लोगों को जो भी अपने काम निपटाने हैं सुबह शाम में निपटा लें, दिन में कम से कम निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें। दिन में घर पे भी फलदार ये रसदार जो फल आ रहे हैं जैसे तरबूज वगैरह है उनका सेवन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। देखिए, अभी जो अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अधिकतम तापमान जो कल पूरे भारत में रिकॉर्ड किया गया तो विदर्भ महाराष्ट्र में किया गया है। तो उस तरफ का जो रीजन है हमारा इंडियन पेनिनसुलर एरिया जो हम कह सकते हैं, उस क्षेत्र में तापमान अभी अधिकतम रूप से बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ग्वालियर का भी तापमान देखा जाए तो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। जनरली जब सामान्य से तापमान 5 डिग्री से ऊपर होता है तो हीट वेव की वार्निंग इशू की जाती है। तो 27, 28, 29 में मौसम विभाग द्वारा ये अनुमानित किया गया है कि उस समय तापमान 4 से 5। बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर, अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। व्हाइट हाउस ने उनके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक भी कर दी है। व्हाइट हाउस के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक कमला हैरिस क्वारंटीन है और काम करती रहेंगी। ठीक होने के बाद ही कमला हैरिस व्हाइट हाउस लौटेंगी। वाज़ेह है कि कमला हैरिस कोरोना के टीके लगवा चुकी हैं, बूस्टर डोज भी वो ले चुकी हैं।
यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने बीत चुके हैं। जंग के मैदान में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, ना ही सिफारती सतह पर कोई खास पेशरफ्त ही हो सकी है। इसके सबब जानों का ज़िया हो रहा है। ये बड़े इंसानी बहरान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका और मगरबी ममालिक यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। जर्मनी की पॉलिसी में नुमाया तब्दीली आई है। जर्मनी ने यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक फराहम करने का फैसला किया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां बरस के इख्तिताम तक जंग के बाइस मुल्क छोड़ने वाले बाशिंदों की तादाद 8 मिलियन तक पहुंच सकती है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से अब तक 5.2 मिलियन यूक्रेनी अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यूरोप को दूसरी आलमी जंग के बाद के सबसे बड़े मुहाजिरीन के बहरान का सामना है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।